तो जिस तरह से आप लोग अब तक डाइपोल मोमेंट निकालना सीखे थे, उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एक करंट कैरिंग लूप में कैलकुलेट किया जाता है, और डाइपोल मोमेंट कहाँ कैलकुलेट करते थे? डाइपोल में कैलकुलेट करते थे कि नहीं करते थे? मैग्नेटिक मोमेंट को जब कैलकुलेट करना होगा तो सपोज कर लीजिए कि एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई। सपोज लेट अ करंट कैरिंग लूप ऑफ करंट आई, ठीक है। और इसकी जो लेंथ दी गई है एंड क्रॉस सेक्शन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रही है आई और एरिया कितना है बच्चे इसका? ए है, ठीक है। तो उस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया गया है। देन मैग्नेटिक मोमेंट इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, और कैपिटल एम इक्वल्स टू होता है आई ए। क्या होता है बच्चे? आई ए। और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर दो चीजें होंगी। कौन कौन सी? एक तो मैग्नीट्यूड और एक तो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, आई है। आई क्या है? करंट। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्शन ऑफ लूप कैसे आएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला होता है, मेथड होता है, वो होता है बच्चे राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल कहता है रोटेट योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आई बात समझ में? रोटेट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लूप या डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मान लीजिए कि लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चे? क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं लूप में कैसी है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज के केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो राइट हैंड रूल को लगाएंगे। डायरेक्शन किधर जा रही है करंट की? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज करंट को फिंगर्स को घुमाया है तो थंब किस साइड जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब इसके डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर आ गई? डाउनवर्ड आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अगर इसी लूप के अंदर मान लीजिए करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है, सपोज कर लीजिए। तो अगर करंट की डायरेक्शन बच्चे एंटी क्लॉकवाइज है तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ लूप किधर आएगी? मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा? फिंगर्स को आपने ये घुमाया, थंब किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। थंब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। आई बात समझ में? बोलिए, क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? पक्का? आप लोग टाइम से कीजिए, 5:15 हो रही हैं। 5:15 तो बेटा बोलिए 4-5 बजे मेरी क्लास है। चलिए, तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हमने कैलकुलेट की तो किससे कैलकुलेट की है? राइट हैंड रूल से कैलकुलेट की है। और क्या तरीका होता है? तो इसका मेथड क्या है बच्चे? रोटेट योर राइट हैंड
finger in the direction of current, then thumb shows the direction of मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? M इक्वल्स टू आई ए। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? M इक्वल टू आई ए। अगर मान लीजिए कि लूप के अंदर n फेरे हैं, n टर्न्स हैं, इफ लूप हैविंग n टर्न्स, देन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है बच्चे M इज इक्वल्स टू नैया, NIA। क्या हो जाएगा बेटा? NIA। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट की? तो I हो गया एम्पियर, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोले तो क्या लिखें? एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? IA। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्या तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल? रोटेट राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमने क्या देखा? मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लीजिए इतना। शुरू करें। ये एक करंट कैरिंग लूप है, मान लीजिए A, B, C और ये D, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है I और ये भी I। इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं A है, A और उधर सब भी क्या हो गया? A और A। तो लेट a स्क्वायर ऑफ साइड A हैविंग करंट I प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड किधर लगी हुई है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B। ये लगी हुई है क्या बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए, इतना समझ में आ गया? क्या किया मैंने? अपने पास एक करंट कैरिंग लूप था जिसका साइड कितना था? A, और करंट कितनी फ्लो कर रही थी उसके अंदर? I। उस लूप को उठा के हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। चलो एक बात बताओ, इधर ध्यान दो जरा 2 मिनट। अब तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है उसके बारे में अगर हम देखें तो अब तक हमने पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? तो ये अभी एक करंट कैरिंग वायर है AB, एक करंट कैरिंग वायर है BC, और एक करंट कैरिंग वायर क्या है? CA, और एक करंट CD, और एक करंट कैरिंग वायर है DA। कितने करंट कैरिंग वायर रखे हुए हैं? 4 करंट कैरिंग वायर इसके अंदर रखे हुए हैं, और ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है कितनी? B। कोई दिक्कत? तो अगर किसी करंट कैरिंग वायर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू बिल साइन थीटा। F इक्वल टू कितना था? बिल साइन थीटा। और फोर्स की डायरेक्शन हमने कैसे निकाली थी? 2 तरीके बताए थे, राइट हैंड पाम रूल या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बताया था कि नहीं बताया था? तो राइट हैंड पाम रूल से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या ये वायर AB एक करंट कैरिंग वायर है?
तो क्या इस पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा? लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? किधर लग रहा होगा? सोचो जरा। करंट किधर जा रही है? ऊपर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है? राइट साइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी, करंट ऊपर जा रही है, थंब पाम किधर जाएगा? इनसाइड। मतलब ये वायर किधर जाने की कोशिश करेगा? इनसाइड। करेगा कि नहीं करेगा? बीसी के बारे में क्या कहते हो? बीसी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने का मतलब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? और साइन जीरो की वैल्यू जीरो। सीडी के बारे में क्या कहते हो? सीडी थंब किधर है? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पाम बाहर की तरफ। तो ये वाला वायर किधर जाने की कोशिश करेगा? बाहर की तरफ। करेगा नहीं करेगा? नीचे वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों? एंटी पैरेलल है। करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगी हुई है, दोनों के बीच का एंगल 180 और 1 sin 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इज F इक्वल टू क्या होता है बच्चे? BIL साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है? चलो बताओ, कितने वायर थे इसके अंदर? 4 वायर थे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे फोर्स AB पर। तो AB पर फोर्स कितना लगेगा? बोलिए। B मैग्नेटिक फील्ड हो गई, I करंट हो गई, लेंथ कितनी है? A। तो लेंथ हो गई A, और साइन कितना है? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। डायरेक्शन किधर लग रही है? इनसाइड, मतलब माइनस का K कैप। तो फोर्स कितना आ गया बच्चे? BIA माइनस का K कैप। कोई दिक्कत? अगला बोलो। फोर्स बिटवीन BC कितना आ जाएगा? BIA साइन। बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। नेक्स्ट, FCD कितना लगेगा? BIA। आगे बोलिए। साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। कितना आ गया? BIA। डायरेक्शन किधर होगी? प्लस K कैप, बाहर की तरफ, प्लस का K कैप। लास्ट बोलो। FAD क्या लिखूं? BIA साइन कितना? 180, और 180 की वैल्यू 0। तो फोर्स कितना? 0। नोट कीजिए फटाफट। इतने में तो कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं, ये पेन नहीं। कैप भाई, कैप तो यूज एंड थ्रो पेन की, वही खा गए तुम। नहीं नहीं, ये काम नहीं आएगा। 3 रुपए वाली कुप्पी चाहिए भाई। वो देंगी नहीं, लेकिन होता सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं। हाँ भाई, ये देखो, फाइनली मेहनत रंग लाई, बन गया हमारा लूप। अब एक है ब्लू वाला, एक है ब्लू वाला और एक है रेड वाला, ये ऐसे रखा हुआ है। सबको दिखाई दे रहा है ना लूप? ठीक है। अब ऊपर वाले वायर पे फोर्स कितना लग रहा था? 0 लग रहा था, नहीं लग रहा था? और नीचे वाले वायर पर भी फोर्स कितना लग रहा है? 0। इधर वाले वायर पे फोर्स कितना लग रहा है? BIA, भैया। इधर वाले पे भी BIA, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले पे फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा है? बाहर की तरफ। इधर वाले पे तो जरा सोचो कि इस वाले को पकड़ के कोई अंदर खींच रहा है
और इस वाले को पकड़ के कौन किधर खींच रहा है, बाहर खींच रहा है, तो उस केस में होगा क्या, क्या ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे? क्यों होंगे भैया? जितने फोर्स, भाई अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों सेम है कि नहीं सेम है? बी आई ए, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन डिफरेंस है। अगर डायरेक्शन डिफरेंस है तो इस वाले पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ और इस वाले पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो एक कंक्लूजन तो यहां से निकल गया कि नेट फोर्स कितना? तो याद रख लेना, ये मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। बस 2 मिनट, नहीं बस 2 मिनट सर, बस हो गया। और ये बताइए ये क्या होगा? ये वाले पे फोर्स आगे लग रहा था, ये वाले पे फोर्स पीछे, तो ये दोनों फोर्स बिहेव करेंगे एज अ कपल फोर्स और ये इसको क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे। तो देखा जाए तो इस पे लगेगा मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क आएगा लेकिन नेट फोर्स नहीं आएगा। क्लियर हो गया? एक बात यहां से ये क्लियर हो गई कि इस लूप पर नेट फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इसके सेंटर की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि ये कहीं से खिसक के जाएगा नहीं, बस क्या होगा, ये अपने ही एक्सिस के अलोंग रोटेट करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा एक बात बताओ, इस पर फोर्स कितना लग रहा था? इधर वाले पे बी आई ए, एफ लग रहा था। इस पर भी बी आई ए मतलब एफ ही लग रहा था। लग रहा था नहीं लग रहा था? और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन स्मॉल डिस्टेंस, these type of forces are known as couple forces। इनको हम क्या बोलते हैं? couple forces। और जब couple force लग रहे होते हैं कहीं पे तो क्या होता है बच्चे? तो जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, इस पर एक फोर्स इधर लगा F, एक फोर्स ऊपर लगा F, और ये दोनों फोर्स मिलके इस रॉड को क्या कर देंगे? रोटेट करना शुरू कर देंगे। आई बात समझ में? तो इस केस में जब हम इन कपल फोर्सेस का टॉर्क लिखते हैं तो वो टॉर्क आता कितना है? वो टॉर्क आता है these two forces are rotate the loop, then movement of force, जिसको हम क्या लिखते हैं? टॉर्क। जिसको हम क्या लिखते हैं बच्चे? टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है? बी आई ए, और दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए। तो यहां से बच्चे कितना आ गया? बी आई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम क्या पढ़ते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं बी आई ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और आई ए किसका फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला? भांग खा के बैठी हो तुम, होश में रहो। क्या नाम है बेटा? नहीं नाम नहीं, क्या फॉर्मूला होता है? M इक्वल टू आई ए। क्या होता है? आई ए। किसका फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब आई ए स्क्वायर को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? M से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया? M इंटू बी। और अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक का जो फोर्स का फॉर्मूला था उसमें आई ए साइन थीटा भी आया था साथ में। आया था कि नहीं आया था? जिसमें हमने यहां साइन थीटास की वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया था। अगर नहीं किया होता तो वो साइन थीटा भी साथ चलता कि नहीं चलता? बोलो। तो इसका मतलब बी एम बी साइन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। और जो टॉर्क होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है?
स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर होती है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी और इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या हो गया, मजा नहीं आ रहा है? नहीं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या झूठ बोल रहे हो, सीधे बैठो। हाँ भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा। तो इसका एक वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं हम लोग, और वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एम क्रॉस बी। क्या दिक्कत है बोलो? 8.5 रुपए में कोई कितना इंग्लिश पढ़ लेगा? तो इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा बताओ, सोचो जरा, दो कंडीशन बनेंगी, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या अंतर होगा? यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा और इस केस में थीटा इक्वल टू 180 होगा। इस केस के अंदर भी फोर्स एफ नेट की वैल्यू 0 होगी, यहां पे भी एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? 0। और यहां पे भी टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? 0। और यहां पे भी टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्यों आएगी? क्योंकि टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? एम बी साइन 0। और यहां पे टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम बी साइन 180। साइन 180 की वैल्यू भी 0 और साइन 0 की वैल्यू भी, तो टॉर्क इक्वल टू 0 एंड टॉर्क इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है माइनस एम डॉट बी। ठीक है, यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस एम डॉट बी। तो इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस एम बी कॉस 0। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस एम बी कॉस 180। तो इस केस में कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगी। कब? स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 180 की वैल्यू होती है -1 और -1 इंटू माइनस मिलके क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव। तो सिर्फ याद ये रखना है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल कंडीशन में नेगेटिव होती है, लेकिन फोर्स और टॉर्क दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। और अनस्टेबल की कंडीशन में फोर्स और टॉर्क तो 0 होंगे ही, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही होगी? पॉजिटिव आ रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया है? एम इंटू वी। कैसे आया है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? बोलिए, इतना समझ में आ गया सबको? इतना ही है सिलेबस में आपके। जरा एनसीईआरटी मेरे को दे दीजिएगा।